कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। तो कैसा है ना, अभी सारी बातें हो रही थी, तो सबसे पहले वो पिटाई वाली बात का एक बात बताता हूँ। वो बोले एक डंडा पड़ा उनको। मैं मेरठ से आता हूँ, हरियाणा का बॉर्डर है, हम हैं छोरेयाल वादी, हरियाणा टच है। तो एक बार मैं 7th क्लास में था, तो नहाने चला गया ट्यूबवेल में। और 7th क्लास का बच्चा, सोचो आज के टाइम में तो फर्स्ट क्लास के बच्चे को कोई नहीं मार रहा है। तो पापा साइकिल पे पहुंचे, और वो बांस की डंडी, और 2 किलोमीटर मेरे घर से वो ट्यूबवेल, और मैं बिना कपड़ों के भागता आया हूँ, और वो साइकिल पे पीटते आए। तो मैं सबसे पहले भी आ रहा था, तो मुझे पता था कि रजिस्ट्रेशन तो किया नहीं है, तो लास्ट में आने वाला हूँ। तो एक लिखा आते आते कि हम पहुंचे तुम्हारे शहर सबके बाद, हम पहुंचे तुम्हारे शहर सबके बाद, तो आएगा अपना नंबर सबके बाद। तो ये पूरी गजल लिख ली मैंने, अच्छा लगा मुझे यहाँ बैठे बैठे, मुझे टाइम मिल गया। तो अभी बिल्डर है मशरूफ तालाब में, अभी बिल्डर है मशरूफ तालाब में, गिरेगी नजर इस सजर पर सबके बाद। और फिर के जो सर पर ताज रख लिया तो सब आ गए, जो सर पर ताज रख लिया तो सब आ गए, कभी पूछते थे हाल मगर सबके बाद। और ये दौलत, ये शान शौकत, ये दौलत, ये शान शौकत सब फिजूल है, घर आओ यार की मैयत पर सबके बाद। और थैंक यू। ये दौलत, ये शान शौकत सब फिजूल है, घर आओ यार की मैयत पर सबके बाद। लगी जो आग तो राखों में रूप निकला, लगी जो आग तो राखों में रूप निकला, हुए जो खाक बने पैकर सबके बाद। तो मैं अपना नाम गजल में अदना लिखता हूँ। तो अदना उसकी तरफ हो तो क्या बच जाओगे, अदना उसकी तरफ हो तो क्या बच जाओगे, तुम्हें भी छुएगी तलवार सबके बाद। तो थैंक यू सो मच। अभी पॉलिटिकल हो गया है थोड़ा, ये गजल पॉलिटिकल है लेकिन अलग वे में है। तो आप हर शेर को समझिए कि बहुत कुछ कहा जा रहा है तुम्हारे कान में, बहुत कुछ कहा जा रहा है तुम्हारे कान में, नहीं कोई फर्क असल में पूजा और अजान में। राह चलते को कहते, ये शेर बहुत पहले लिखा था, यूज आज किया है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग बात करते हैं और हम में से एक तो ऐसा होता है जो बाइक पे जाते एक लड़का लड़की को देख के बोलता है इनका तो चल रहा है। तो कि राह चलते को कहते बद किरदार तुम अभी, राह चलते को कहते बद किरदार तुम अभी, जरा झांक लो कभी खुद अपनी गिरबान में। और कि ये वाला पॉलिटिकल पे चला जाता है कि मुल्क सींचा गया था लहू की बूंद बूंद से, मुल्क सींचा गया था लहू की बूंद बूंद से, मगर मिट्टी को रौंदा है एक हुक्मरान ने। मुल्क सींचा गया था लहू की बूंद बूंद से, मगर मिट्टी को रौंदा है एक हुक्मरान ने। तुम बोलते हो सोचते हो, तुम बोलते हो सोचते हो, वाह क्या कमाल है, मगर दाम लग गए हैं अब तो हर जुबान में। और अदना भी चाहता है लिखे मोहब्बत की गजल, अदना भी चाहता है लिखे मोहब्बत की गजल, मगर आग जल रही है नफरत की खानदान में। शुक्रिया। और एक ये पोएट्री अभी लिखी है, मेरा ऑफिस एफसी रोड पे है। तो पुणे में सबसे अच्छा है कि पेड़ बहुत है। तो चाय की दुकान एकदम पेड़ के नीचे, तो यहाँ पे एक पेड़ है, पुणे में ही देखा मैंने, उसका पत्ता थोड़ा रेड रेड होता है। तो वो गिरा मेरे सामने, तो मैंने उसको देख के लिखा कि ये कविता है बेसिकली। तो इसमें ऐसा राइमिंग नहीं होता है, सुनिए कि शाख से गिरा एक पत्ता था, हवा ने नहीं गिराया उसे, समय ने उखाड़ फेंका था, जैसे गिरा देता है किसी किसान को उसकी ही जमीन से। वो पत्ता अब भी हरा था पर पेड़ की नजरों में मर चुका था। मैं भी कुछ ऐसा ही हूँ, जिंदा तो हूँ पर अपने गांव की जबान अब मेरे होठ नहीं पहचानते। कभी घर छोड़ा था सोचा था लौट आऊंगा, कभी घर छोड़ा था सोचा था लौट आऊंगा, पर अब घर लौटना एक मजाक सा लगता है। घर अब बस एक लिफाफा है जिस पर मेरा नाम नहीं, सिर्फ बिजली का बिल आता है। मैंने देखा है जो लोग घर से निकल जाते हैं धीरे धीरे अपने भीतर से भी निकल जाते हैं।
उनकी आंखों में शहर बस जाता है, उनके सपने उजड़ जाते हैं। और सबसे खतरनाक यह नहीं कि कोई घर छोड़ दे, सबसे खतरनाक यह नहीं कि कोई घर छोड़ दे, बल्कि यह है कि वह लौटने की इच्छा हमेशा के लिए खो दे। तो अभी ये तो कि मोहब्बत पे मोहब्बत सबने की होगी। वो गिटार, एक तो यहाँ पता है इतने सारे गिटार वाले हैं ना, उनको देख के डर लगता है। मैं इंजीनियर हूँ, NIT से हूँ, तो हमारे यहाँ पे तो गिटार का मतलब जाते फर्स्ट ईयर में पहले गिटार खरीदते थे सब इंजीनियर, और हम तो नहीं खरीद पाए, लेकिन गर्लफ्रेंड बन गई फर्स्ट ईयर में तो उसने दे भी दिया। पर आज तक बजाना नहीं सीखा। तो उसी को लेके लिखा था कि ये गिटार को लेके नहीं है, गर्लफ्रेंड को लेके। ये स्त्री वर्ग को फंसाने वाला बड़ा अच्छा हाँ पर हमसे आज तक सीखा नहीं गया। तो कि ये सबके साथ रिलेट करेगा, अगर किसी के साथ प्रेमिका है तो आपके साथ तो करेगा ही। हमारे बीच इश्क की कहीं अनकहीं सी रस्में हैं, हमारे बीच इश्क की कहीं अनकहीं सी रस्में हैं। वो जब कुछ नया पहनती है, पहली तस्वीर मुझे भेजती है। मैं भी आईना देख मुस्कुराता और भेज देता हूँ तस्वीर उसे। वो जब कुछ पकाती है नया, तो सबसे पहले मुझे दिखाती है। मैं भी रसोई में जब खड़ा होता हूँ, वीडियो कॉल पर बुला लेता हूँ उसे। सुबह उठते ही सबसे पहले वो भेज देती है एक संदेश, और मैं ज़मीन पर पाँव रखने से पहले डिजिटल ही सही चूम लेता हूँ उसे। और जब दफ्तर निकलते हैं दोनों, देते हैं एक दूसरे को इत्तला। जब दफ्तर निकलते हैं दोनों, देते हैं एक दूसरे को इत्तला। और अगर कभी बाहर जाए कोई, तो मालूम होता है उसे मेरा, मुझे उसका पता। कभी तय नहीं की हमने ये बातें, ना लिखी कोई शर्त, ना बोला कोई वादा। कभी तय नहीं की हमने ये बातें, ना लिखी कोई शर्त, ना बोला कोई वादा। मगर इन सादी सीधी इश्क की रस्मों ने पाट दी हर डोरी, जो हमें हमसे दूर रखती थी कभी। अगर 2 मिनट का टाइम हो तो मैं कहानियां ज़्यादा लिखता हूँ, तो एक कहानी का अंश मैं सुनाना चाहता हूँ। 1 मिनट चलेगा। एक्चुअली ये मेरी सबसे पसंदीदा कहानी का हिस्सा है, क्योंकि माँ पे भी बात हुई, सब पे बात हुई, तो उससे रिलेटेड है। इसका शीर्षक है माँ का शोल। पता है, जब मैं पहली बार घर से दूर जा रहा था, शायद माँ जानती थी कि उस दिन के बाद मैं कभी घर नहीं लौट पाऊंगा। इट्स अ स्टोरी कि जब मैं पहली बार घर से दूर जा रहा था, तो शायद माँ जानती थी कि मैं अब कभी भी घर नहीं लौट पाऊंगा, और अगर कभी लौटा तो ठहर नहीं पाऊंगा। माँ की आंखें नम थी। पिता थोड़े से गमज़दा थे, पर दिखते नहीं थे। पिता ऐसे ही होते हैं ना, जो होते हैं वो दिखते नहीं, और जो दिखते हैं वो होते नहीं। मैं भी अब अपने पिता जैसा ही हो रहा हूँ, जो हूँ वो दिख नहीं रहा हूँ, और जो दिख रहा हूँ वो हूँ नहीं। उस दिन माँ ने मुझे एक शॉल दिया था, नया शॉल, जो उन्होंने कई साल पहले खरीदा था, पर आज तक ओढ़ा नहीं था। माएँ अजीब होती हैं, हर नई चीज़ को बचा कर रख लेती हैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। पर मैंने कहा, माँ वो पुराना शॉल दो ना, जो मैं बचपन से तुम्हें ओढ़ते देखते आया हूँ। खैर, जो मुझे हमेशा से लगता था शॉल नहीं है, माँ के तन का हिस्सा है। माँ ने पहले कहा, अरे छोड़ ना, ये नया ले जा। फिर थोड़ी देर के बाद पता नहीं क्या हुआ, माँ चुपचाप कमरे में आई, वो अपना पुराना शॉल मेरे बैग में रख दिया। अब उस बात को लगभग 10 साल हो गए हैं। शॉल आज भी मेरे पास है। कभी कभी सोचता हूँ इसकी उम्र कितनी होगी, मेरी माँ के जितनी, या कहीं उससे ज़्यादा। कहीं उन्हें भी तो ये शॉल उनकी माँ ने नहीं दिया, या उन्होंने भी ऐसे ही जिद की होगी अपनी माँ से, जैसे उस रोज़ मैंने की थी। अगर ऐसा था, तो उन्होंने अपनी माँ का दिया हुआ शॉल मुझे क्यों दे दिया? शायद इसलिए क्योंकि माँ जानती थी अब मुझे उनकी ज़रूरत ज़्यादा है। उस दिन मुझे समझ नहीं आया था कि मैं वही शॉल क्यों चाहता हूँ, मगर अब जानता हूँ। उस रोज़ माँ ने मुझे शॉल नहीं दिया था, उन्होंने मुझे दिया था खुद का थोड़ा सा हिस्सा। कॉलेज में जब भी उदास होता, तो बस वो शॉल ओढ़ लेता, और जाने क्यों हर बार लगता सब ठीक है। सर्दी कितनी भी तेज हो, कितने भी कपड़े पहन लूं, उसे शॉल को ओढ़ लेने के बाद जैसे ठंड भी हार मान जाती। धीरे धीरे मैं उस शॉल को जान गया, वो सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो मेरी माँ थी।
और शायद माँ के पास जो शॉल था वो उनकी माँ। अब उन्होंने वो शॉल मुझे दे दिया तो उनके पास कौन है? अब वो किससे लिपट कर रोती होगी, किससे कहती होगी सब ठीक है। शायद उन्हें माँ की उतनी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि अब मुझे उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। जब मैं घर जाता हूँ तो कभी कभी वो शॉल को ओढ़ लेती है, कहती कुछ नहीं, ओढ़ के खामोश बैठ जाती है। वो नहीं जानती क्यों, मैं जानता हूँ। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ से लिपट जाने की चाह कभी खत्म नहीं